नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हमारे YouTube चैनल स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। आज हम क्लास 6 की NCERT का चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट करेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 9, खुशहाल गाँव और समृद्ध शहर। चैप्टर में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर कैसे कैसे मतलब शहर में विकास हुआ था और गांव में क्या क्या चीज़ें होती थी, इस बारे में जानेंगे। इस उपमहाद्वीप यानी कि भारत में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले 1000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था। मतलब 3000 साल पहले का मतलब क्या हो गया, 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यानी कि इससे पहले हमें लोहे का ज्ञान नहीं था। जैसे वैदिक जो हमारा सिंधु सभ्यता काल था, उसमें हमें उस समय तक लोहे का ज्ञान नहीं था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का उपयोग नहीं करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग किसका, लोहे का उपयोग नहीं करते थे। जब जानते ही नहीं थे तो उपयोग क्या करेंगे, है ना। तो वो सबसे ज़्यादा कांसे का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग किसका प्रयोग करते थे, कांसे का, क्योंकि उसी के बारे में उनको जानकारी भी थी, है ना। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। महापाषाण कब्रों के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। उसमें लोहे के औजार, मतलब सोने के मन के, और जो गरीब कब्रें होती थी उनमें केवल मिट्टी के बर्तन मिलते थे। जो कुछ अमीर लोगों की कब्रें होती थी उनमें सोने के औजार वगैरह मिलते थे। और करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी और संडासी। यानी कि 1000 ईसा पूर्व में तो क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई, और फिर उसके 500 वर्षों बाद लोहे का बहुत अच्छे से प्रयोग करना सीख गए थे। यानी कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते लोहे का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हंसिया, कुल्हाड़ी, संडासी, तलवार, भाले, ये इतनी सारी चीज़ बनाने लग गए थे। तभी तो जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो राजा क्षत्रिय वर्ग थे वो अपने बल पर राजा बनने लग गए थे, और इसीलिए उन्होंने जैन धर्म, वो बौद्ध धर्म की ओर रुख किया था, ताकि उनको समाज में ऊपर का स्थान मिल सकते, क्योंकि वर्ण व्यवस्था में वो दूसरे स्थान पर थे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। उस समय सिंचाई व्यवस्था के लिए क्या किया गया, सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई गई, कुएं, तालाब और कृत्रिम जलाशय, ताकि जो वर्षा होती थी उसका पानी संचित किया जा सके। इसलिए उन्होंने ये व्यवस्था की जिससे गांव बहुत ज़्यादा खुशहाल बन सके। गांव में कौन रहते थे, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। कैसे, दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में 3 तरह के लोग रहते थे। पहले कौन थे, तो वेल्ला तमिल क्षेत्र में रहने वाले बड़े स्वामी, मतलब तमिल क्षेत्र में रहने वाले ये कौन थे, बड़े भूस्वामी थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी। उनको वेल्ला बोलते थे। कहाँ थे, तमिल क्षेत्र, यानी कि साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में थे, तमिल में। उणवार साधारण हलवाहे थे, मतलब जो किसान वगैरह थे उनको उणवार कहते थे। और तीसरे थे कडेसियार और अदीमई, भूमिहीन मजदूर और दास थे। ये इनमें से पूछ सकता है कि वेल्ला कौन थे, उणवार कौन थे, कडेसियार और अदीमई कौन थे। तो आपको इनको अच्छे से याद रख लेना है। तमिल में रहने वाले बड़े भूस्वामी उनको वेल्ला कहते थे। साधारण हलवाहे जो थे उनको उणवार कहते थे। कडेसियार और अदीमई भूमिहीन मजदूर और दास जो थे उनको कहते थे। ग्राम भोजक, सीटेट में 2014 में पूछा गया है ये क्वेश्चन है कि ग्राम भोजक कौन होते थे। गांव के प्रधान व्यक्ति देश के उत्तरी हिस्से में, है ना। ये तो हमने दक्षिण भारत की बात की। ये तीनों जो वर्ड हैं, वेल्ला, उणवार और कडेसियार, ये हमारे साउथ इंडिया की बात थी। और ये ग्राम भोजक देश के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी भारत की बात है। गांव का प्रधान व्यक्ति को क्या कहते थे, ग्राम भोजक कहते थे। और ये पद आनुवांशिक होता था। ग्राम भोजक मतलब सामान्यतः पद कैसा होता था, ये आनुवांशिक, मतलब जो ग्राम भोजक का बेटा है वो ही ग्राम भोजक बनेगा। ये मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो आनुवांशिक, है ना। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। जिसके पास ज़्यादा भूमि होती थी वो किसका, ग्राम भोजक का पद प्राप्त
कर लेता था। और इनका काम क्या होता था, ये करवश मतलब ये प्रभावशाली तो होते थे, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता था, लोग इनसे डरते भी थे, सम्मान भी करते थे। तो कर वसूलने, न्यायाधीश और कभी कभी पुलिस का काम भी ये लोग करते थे। याद रखना है, कर भी वसूलते थे, न्याय भी करते थे और पुलिस का काम भी ये करते थे। और प्राय उनके पास दास होते थे। किसके पास दास होते? ग्राम भोजकों के। और वह भूमिकर खेती करने के लिए मजदूरों को लगाया करते थे। तो दास होते थे और खेती करने के लिए मजदूरों को वो लगाते थे। ये 4-5 सेंटेंस हैं, स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है कि ग्राम भोजक के बारे में क्या सही है क्या गलत है ना। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। पूछ सकता है कि गृहपति कौन होते थे? याद रखना है, स्वतंत्र कृषक जो होते थे उनको गृहपति कहते थे। जातक, जातक ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। कौन है? महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। और इनका संकलन किसने किया है? बौद्ध भिक्षुओं ने किया है। तो जातक याद रखना है, आम लोगों में प्रचलित कहानियां थीं, बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया था। और ये महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं जातकों के बारे में। बस इतनी बात याद रखनी है आपको। अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। मतलब वलयकूप होते थे, उनमें गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान, इनके लिए उनको प्रयुक्त किया जाता था। पूछ लिया जा सकता है कि गुसलखान वलयकूपों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। तो याद रखना है, गुसलखाने, नाली, कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे और घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। मतलब या तो ये लकड़ी के बने हुए होंगे ये घर, इसलिए, और ये अवशेष वगैरह नष्ट हो गए होंगे। सिक्के, सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले थे। आहत सिक्के। अब आहत सिक्के कौन से होते थे? चांदी या सोने के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्का कहा गया था। मतलब क्या होता था, चांदी या सोने का जो सिक्का होता था वो जब गर्म होता था उस पर एक मोहर लगा दी जाती थी, ऊपर से ठप्पा लगा दिया जाता था, इसलिए उसको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। और ये करीब कितने? 500 साल चले थे। ये महत्वपूर्ण थे। मथुरा, मथुरा के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे हम। ये स्टेटमेंट बनाकर दे सकता है कि मथुरा के विषय में क्या सही है क्या गलत है। ये 2500 साल पहले से भी ज़्यादा समय से महत्वपूर्ण नगर रहा है। मतलब पहले से ही कैसा नगर रहा था? महत्वपूर्ण नगर रहा था, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के 2 प्रमुख रास्तों पर स्थित था। मतलब जो उत्तर पश्चिम जाने वाला रास्ता था और साउथ इंडिया को जाने वाला था या पूर्वी भारत को जाने वाला था, उन रास्तों पर ये पड़ता था। इसलिए मतलब जो जाएगा यहाँ से गुजर कर जाएगा, व्यापार करने वाले लोग यहीं से गुजर कर जाएंगे। और मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। यहाँ अनेक मंदिर थे, यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाती थी। और सबसे पहले जो बुद्ध की मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा में ही बनाई गई थी। आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की सबसे पहली मूर्ति कहाँ बनाई गई थी? मथुरा में। इसलिए ये मूर्ति बनाने का केंद्र भी था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी और पहली राजधानी इनकी थी पुरुषपुर। दूसरी राजधानी मथुरा थी। किसकी राजधानी थी? कुषाणों की। जो कुषाणों का राजा था, महत्वपूर्ण राजा था कनिष्क। यह कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। जो मथुरा था ये कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर भी मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। शिल्प तथा शिल्पकार पुरास्थलों से मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै कपड़ा उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। मतलब पुरास्थलों से क्या मिला है? मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता था। मतलब ये उत्तरी
सब मिले, काले होते थे, चमकीले होते थे, इसे इनको सुंदर होते थे, वो क्या मिले, इन पुरास्थलों से बर्तन मिले हैं। वाराणसी और दक्षिण भारत में मदुरै, उत्तर भारत में तो क्या हो गया वाराणसी, और दक्षिण भारत में मदुरै किसके लिए प्रसिद्ध थे, कपड़ा के लिए। पूछ लेता है कि कपड़ा के लिए कौन से केंद्र प्रसिद्ध थे, वाराणसी और मदुरै, है ना। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने में लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। श्रेणी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी व्यवस्था किस समय, मतलब जब उनके मौर्य काल के बाद, यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में श्रेणियाँ अपनी बहुत मजबूत थी। मतलब अनेक शिल्पकार, और ये उत्तर भारत की बात है, अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। मतलब व्यापारी जो होते थे वो सब मिलकर अपना एक संघ बना लेते थे, और जिनको क्या कहा गया था, श्रेणी। शिल्पकार की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, है ना। जो शिल्पकारों की श्रेणी, उनका काम क्या है, प्रशिक्षण देना है, कच्चा माल उपलब्ध कराना है लोगों उनको, और तैयार माल का वितरण करना है, यानी कि उनको बेचना है। व्यापारियों की श्रेणियाँ व्यापार का संचालन करती थी, ये व्यापारियों वो व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियाँ बैंकों के रूप में काम करती थी, जहाँ लोग पैसा जमा करते थे। मतलब ये उस समय श्रेणियाँ इतनी मजबूत थी कि बैंकों का भी काम करती थी, लोगों को पैसा जमा करती थी, और जो वो पैसा बच जाता था, जो प्रॉफिट होता था, तो प्रॉफिट का कुछ भाग जमा करने वालों को दे दिया जाता था, और जो और प्रॉफिट होता था वो राजा को, या फिर मठ, जैन धर्म के मठ हो गए, बौद्ध धर्म के मठ हो गए, या हिंदू धर्म के मंदिर हो गए, उनको पैसा देते थे। और ये यहाँ तक कि राजा को भी मतलब एक तरह से इंटरेस्ट पर पैसा देने लग गए थे, इतनी मजबूत श्रेणियाँ हो गई थी। तो व्यापारियों के जो संघ था उनको क्या कहा जाता था, श्रेणी, आपको याद रखना है। और इनके काम भी, और ये बैंकों की तरह भी काम करती थी, आपको ये भी याद रखना है। और दक्षिण भारत, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत के पत्तन काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। मतलब काली मिर्च और अन्य मसाले दक्षिण भारत से वो जाते थे। जो अंग्रेज थे वो गरम मसालों, काली मिर्च, इनके कारण ही भारत में आए थे। और उस समय जो अरब व्यापारी थे, अरब के लोग थे, वो भी मसालों का ही व्यापार भारत से करते थे। कभी ये पत्तनों के नाम भी पूछे जाते हैं। अरिका मेडू, अरिका मेडू कहाँ पर है, पुदुचेरी, और पुदुचेरी कहाँ पर है, तमिलनाडु। तो पूछा जा सकता है अरिका मेडू कहाँ पर पड़ता है, तो ये तमिलनाडु में पड़ता है, पुदुचेरी में। इसका रोमन नाम पोडुका था। अरिका मेडू को रोमन में क्या कहते हैं, पोडुका कहते हैं, पोडुका, याद रखना है। लगभग 2200 से 1900 साल पहले यह एक पत्तन था। पूछा जा सकता है कि अरिका मेडू कहाँ पर था, तमिलनाडु में था, रोमन नाम इसका क्या था, पोडुका था, और ये क्या था, पत्तन। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। एम्फोरा क्या होता था, जैसे ये हो गया और इधर भी हत्था लगा हुआ है, मतलब एम्फोरा के दोनों तरफ हत्था लगा हुआ होता था, और इसमें कोई लिक्विड तेल वाली चीज़, ऐसी चीज़ें, मतलब तेल भर दिया, शराब भर दिया, जो लिक्विड भरा हुआ होता था। तो एम्फोरा याद रखना है आपको, दोनों तरफ हत्थे लगे हुए वस्तु को क्या कहते थे, एम्फोरा कहा जाता था। और ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र के थे, मतलब वहाँ से हम कुछ ना कुछ लिक्विड वाली चीज़ें यहाँ से मंगाते होंगे, जो दो आदमी पकड़ के इसे आसानी से रख देते थे। और ये काफ़ी सुंदर भी होते थे, अच्छी तरीके से बने हुए होते थे, उनको क्या कहते थे, एम्फोरा। साथ ही यहाँ से अरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं, है ना। अरेटाइन जैसे, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर अरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। अरेटाइन क्या है, इटली का एक शहर है। पूछा जा सकता है अरेटाइन क्या है, इटली का एक शहर है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। यहाँ से रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रतन और छोटे छोटे कुंड मिले हैं। ये अरिका मेडू की बात हो रही है, यहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। बेरी गाजा,
भरूच का यूनानी नाम है। भरूच कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और भरूच का यूनानी नाम क्या है? बेरी गाजा। गुजरात में स्थित ये भी एक पत्तन था। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। यहाँ मतलब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें मंगाते थे? शराब मंगाते थे, तांबा, टिन, सीसा, मूंगा, पुखराज, ये सोना चांदी मंगाते थे। और यहाँ से हम जो निर्यात करने वाली चीज़ें, हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्नियल, सूती कपड़ा, रेशम, इत्र, यहाँ से निर्यात किए जाते थे बेरी गाजा से। गुजरात में है, याद रखना है। रोम यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला था, है ना। रोम क्या था? रोम उस समय बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। मतलब अब तो क्या है, यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। और यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। उस समय बहुत बड़ा ये साम्राज्य था, है ना। याद रखना है, यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया में रोम साम्राज्य फैला हुआ था। ऑगस्टस रोम का महत्वपूर्ण शासक था। ने करीब 2000 साल पहले यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में रोम पर शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंस किसका था कि रोम ईंटों का शहर था जिससे मैंने संगमरमर का बनाया। ये कथन किसका था? ऑगस्टस। ऑगस्टस कहाँ का शासक था? रोम का, है ना। और तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। जो प्राचीन तमिल का प्राचीनतम साहित्य है उसको हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई थी, यानी कि 300 ईसा पूर्व पहले की गई थी। इन्हें संगम साहित्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था, है ना। और ये आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा और क्या इसमें हम सुधार कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो मैंने शुरू में बता दिया है कि 9027332273 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।